आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर। ये आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेगी, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज मतलब कि देखिए, अगर आप कोई भी फिजिकल स्टेट में परिवर्तन करते हैं, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करना, लिक्विड से गैस या फिर गैस से सॉलिड, तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल स्टेट को चेंज करना। जैसे कि अगर बर्फ़ का पिघलना होता है, वो क्या हमारा एक फिजिकल चेंज है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं, जैसे कि दूध अगर हमारा फट जाता है गर्मियों के टाइम में, उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज, क्योंकि जो दूध की प्रॉपर्टीज़ क्या थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। ऐसे ही मान के चलिए, अगर आपका कोई लोहे की चीज़ है, उसमें जंग लग जाए, वो भी क्या हमारा एक केमिकल चेंज है। या फिर अगर आपने सुना होगा, जो अंगूर होते हैं उनका फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की प्रक्रिया की जाती है, जिससे कि हमारी जो शराब होती है वो बनती है, वो भी क्या एक प्रकार का केमिकल चेंज है। जैसे जब हम खाना पकाते हैं, वो क्या केमिकल चेंज है। बट वहीं अगर मान के चलिए, आप जो वेजिटेबल्स हैं यानी कि जो सब्जियां हैं, उसे आप काटते हैं, तो वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है। इस तरीके से जो हम खाना हमारे शरीर में पचता है, वो भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। जब हम सांस लेते हैं, रिस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, वो भी क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंजेस में फॉर एग्जांपल देखिए, जो कैंडल होती है, अगर आपकी जो मोमबत्ती होती है, अब उसको जलाते हो, उसका मेल्ट होना, जो वैक्स है मेल्ट होती है, वो क्या एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। इसमें मतलब क्या है, कोई भी नई चीज़ नहीं बनी है, बल्कि जो स्टेट थी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, वो क्या है, फिजिकल चेंज। जैसे पानी में आप शुगर को मिला दो, तो वो क्या होगा, एक फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं बनी है। जो शुगर और पानी था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा है, जस्ट उसकी क्या थी, जो फिजिकल स्टेट थी वो चेंज हो गई है, तो उसे बोलेंगे फिजिकल चेंज। बाकी अगर जिसमें कोई नई चीज़ बन जाए, जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही चेंज हो जाए, वो क्या हमारा हो गया, केमिकल चेंज। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। यानी कि हम दो चीज़ों को मिला दें, तो उससे क्या कोई नई चीज़ बन के आ जाए, उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन हम कैसा पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। तो उसमें क्या होगा, उसकी सबसे पहले तो स्टेट में चेंज हो जाएगा, जैसे कि फिजिकल स्टेट में होता है, या फिर कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोई गैस का मतलब कोई गैस निकलेगी। अगर हमने कोई रिएक्शन किया तो उसमें से क्या होगा, गैस निकलेगी, या फिर जो टेम्परेचर था वो चेंज हो जाएगा। इन सब चेंजों को मिला के हम बोलेंगे कि कोई हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं हम। तो देखिए, हमें अब सीखनी है केमिकल इक्वेशंस लिखनी, कि कोई केमिकल इक्वेशन है, हम उसे कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर कोई केमिकल इक्वेशन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर मैं आपस में ज्वाइन कर रही हूँ, जहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है हमारा, ठीक है, तो ये आपस में अगर जो मिल जाएंगे, तब क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो हमारा राइट हैंड साइड में है उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। यानी कि जो हमने मिलाया वो तो हमारा रिएक्टेंट हो गया, और जो हमें मिला वो क्या था, हमारा प्रोडक्ट था। ये आपको सबसे पहले समझना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, प्लस का साइन, और साथ में ये साइन होता है एरो का, कि दूसरी तरफ हमारा क्या बन रहा है। अब इसे जो हमने रिएक्शन को लिखा है, अगर मैग्नीशियम का हम क्या लिख दें, एक सिंबल लिख दें, ऑक्सीजन का भी सिंबल लिख दें, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी सिंबल लिख दें, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम क्या लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी, वो केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये क्या हमारी केमिकल इक्वेशन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों ने मिलके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। इसे बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन लिखना। फिर अब आगे देखते हैं। अब आगे समझना क्या है हमें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे, ये केमिकल इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस नहीं है। कैसे नहीं बैलेंस्ड, बैलेंस का मतलब क्या हुआ, देखिए, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, कितने एटम्स है मैग्नीशियम के, 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 एटम है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम्स हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 1 है। तो ऐसा कैसे हो गया, जब हमने दो चीज़ें आपस में सेम सेम कंबाइन की थी, तो वो सेम सेम चीज़ें मिलनी चाहिए थी ना, ये अलग अलग चीज़ें क्यों मिली हैं। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है हमें, वही हमें अब आगे सीखना है। तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए, अब इसमें आप पढ़िए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमारे पास एक आपको देखिए रिएक्शन दे रखी है, कि आपने क्या किया, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया, कंबाइन किया आपस में, और वो क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसे हमने सिंबल्स में लिख दिया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन गई। अब देखिए, सबसे पहले आपको इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप
आपके पास पहले कौन कौन से एलिमेंट्स है वो लिख लीजिए, टेबल बना लीजिए। हमने लिख लिया जिंक है हमारे पास, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। फिर आपको जो LHS में यानी कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उसके जो एटम्स हैं वो लिखने हैं। जिंक के हमारे पास कितने एटम है, 1 है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है। सल्फर के कितने हैं, 1 है। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बट थोड़ा सा आपको समझने में एक बार आराम से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप देखिए आगे रिएक्टेंट्स में हमारे पास जिंक कितना है, 1 है। तो देखिए जिंक जिंक हमारा क्या है, बैलेंस है। फिर आगे हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, फिर सल्फर हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे भी 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी इक्वेशन दे रखी है ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जो मैंने आपको पिछली दिखाई थी वो क्या थी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी, और ये क्या है, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब देखिए हमें आगे इक्वेशन दे रखी है, उसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ये देखिए अगर आपको नीचे इक्वेशन दिख रही हो तो ठीक है, इसको हम आगे बैलेंस करना सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका स्टेप 1 नंबर क्या है कि आपको पूरी इक्वेशन लिखनी है और इक्वेशन में ऐसे बॉक्सेस बना देनी है। ठीक है ना, जो आपके सिंबल्स है ना उसमें बॉक्सेस बना लीजिए। फिर आपको वही स्टेप बताया था कि जो जो आपके एलिमेंट्स यूज हुए हैं केमिकल इक्वेशन में वो आपको लिखने हैं। Fe मतलब क्या होता है, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 चीज़ें यूज हुई हैं, यानी कि आयरन प्लस वाटर, H2O मतलब वाटर हो गया, ये हमारा आयरन ऑक्साइड बन गया, और साथ में हाइड्रोजन गैस हुई है। तो यहाँ पे हमें लिखने एटम्स, यानी कि जो लेफ्ट साइड में कौन कौन से एटम्स हैं, तो हमारे जो Fe है, आयरन है, उसके कितने 1 है, हाइड्रोजन के हमारे पास 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने 1 है। यहाँ पे देखिए आयरन हमारा 3 हो गया, तो देखिए ये अनबैलेंस्ड होगी ना, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 सेम है, और ये 1 और ये 4 है। ये आपने लिख लिया। अब हम आगे स्टेप में बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3 में। तो इसमें क्या करना है, हमें देखिए एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो कि सबसे ज़्यादा हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा देखिए अगर हम इसकी बात करें, Fe3O4 की बात करें, तो हम इसको एलिमेंट को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो आयरन है उसके कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, इधर वाली साइड थे 1, और ऑक्सीजन के कितने थे, 4 थे, यहाँ पे 1 है। तो सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट है, तो हमारे पास है ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो 1 था हमारा इनिशियल में रिएक्टेंट्स में, जो ऑक्सीजन थे वो कितने थे, 1 थे ना, और यहाँ पे कितने प्रोडक्ट में ये थे 4। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम देखो इस 4 को तो 1 नहीं बना सकते ना, बट जो ये हमारा 1 था अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 4 4 हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन थी देखिए यहाँ पे हमने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ आगे मल्टीप्लाई करना है, आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, बिल्कुल आगे की ओर मल्टीप्लाई करना है 4 को। तो 4 हमारे ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हो गए, यहाँ पे भी हमारे कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बट ध्यान रखिए ये क्या अभी पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन है, यानी कि पूरी तरह से बैलेंस नहीं हुई है, आगे इसको बैलेंस और करना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन को आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है 4 × 2, यानी कि जो हाइड्रोजन के हमारे एलिमेंट्स कितने हो गए, 8 एलिमेंट्स हो गए अब। ठीक है, तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब आगे देखिए आप, तो देखिए इनिशियल हमारे पास कितने हो गए हाइड्रोजन के एटम्स, 8 हो गए। मैंने आपको बताया ना कि 4 × 2 करना है, यानी कि ये कितने हाइड्रोजन के 8 हैं, और प्रोडक्ट्स में कितने थे, 2 थे। तो अब 8 को मैं वैसे ही रखना है, इसको मैं कर दूंगी 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये भी हमारा 8 बन जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 2, यानी कि ये भी हमारे कितने बन गए, अब 8 बन गए। तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब देखिए हमारा कौन कौन बच रहा है, अब हमारा बच रहा है आयरन। आयरन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना है, 1 है। अब आप समझ सकते हो आगे स्टेप क्या होगा, हम इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन के भी हमारे 3 हो जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, जो आयरन था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जी क्या हो गया, आयरन भी बैलेंस्ड हो गया है। तो देखिए जो हमारी इक्वेशन एंड में क्या बनी, ये बन गई हमारी इक्वेशन, जो कि पूरी तरीके से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आयरन के 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के 8 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, तो यहाँ पे भी 4 हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए जो फिजिकल जब हम लिखते हैं, मतलब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मान के चलिए जो हमारा आयरन था वो क्या था, हमारा सॉलिड की फॉर्म में था। अगर आपको इसको मेंशन करना है तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा
प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट था, वो क्या था, सॉलिड स्टेट में था। जो हमारा वाटर था वो गैस की स्टेट में था, और ये भी सॉलिड में था, ये भी गैस में था। एक होता है एक्वस, यानी कि देखिए ये है AQ। एक्वस मतलब जो हमारा डिजॉल्व चीज़ होती है, यानी कि जो लिक्विड में कुछ चीज़ डिजॉल्व हो उसे बोलते हैं हम एक्वस। तो अगर देखिए हम जो यहाँ पे हमारा एरो है ना, इसकी एरो के ऊपर हम टेम्परेचर भी लिख सकते हैं कि हमने कितने टेम्परेचर पे इसको हीट किया है, कितने प्रेशर में हीट किया है। टेम्परेचर का ये सिंबल होता है डेल्टा, इससे हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। या फिर देखिए अगर ये हमारी ये रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस में होती है, इसके ऊपर हम लिख सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन थी किसके प्लेस में हो रही है, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से हो रही है, तो इसके ऊपर हम ये भी लिख सकते हैं। और इन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है कि कोई भी अगर हम मान के चलिए A और B कुछ प्रोडक्ट्स थे हमारे पास, हमने देखो जो हमने उसको रिएक्शन करवा रहे थे, 35-15 मिनट लग रहे थे रिएक्शन को करने में, तो हमें क्या था, इस रिएक्शन को मतलब तेज़ करना था। तो मैंने क्या किया, कुछ एक्स एलिमेंट डाल दिया इसमें, ठीक है। तो एक्स एलिमेंट डालने से वजह क्या हुआ कि जो मेरा रिएक्शन था ये 5 मिनट में हो गया। बट ये एक्स था ना, ये बिल्कुल, जब मैंने मान के चलो इसमें 10 ग्राम एक्स डाला था, तो ये बाद में भी क्या 10 ग्राम एक्स ही पड़ा हुआ आपको वापस मिल जाएगा। यानी कि कैटलिस्ट क्या होगा, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रिएक्शन को तेज करने में हेल्प करता है, बट खुद ये कंज्यूम नहीं होता, खुद ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, तो उसे बोलते हैं हम कैटालिस्ट, ठीक है। तो ये हमारी बन गई एक इक्वेशन जिसमें हम अलग अलग चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट वगैरह हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए आपका अब होमवर्क क्या है, आपको ये क्वेश्चन है सारे के सारे सोल्व करने हैं अपने आप, इसे आप फेयर कॉपी में कर लीजिएगा सोल्व। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया है, इसमें देख के लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है, अगर मैग्नीशियम की एक थोड़ी रिबन क्या होता है, थोड़ी सी तार होती है, उसे ना बिल्कुल हम जब हम उसे मतलब उसको बर्न करते हैं उसे साफ़ करना पड़ता है। क्यों साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है ना, वो जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और उसके में एक लेयर बन जाती है जिससे कि हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, बर्न नहीं कर पाता एयर की वजह से। इसलिए हम उसे पहले साफ़ कर देते हैं ताकि जो वो लेयर बनी है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो बिल्कुल रिमूव हो जाए। तो ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बाकी के क्वेश्चन खुद आपको ट्राई करने हैं, ये आपको बैलेंस करके लिखने केमिकल इक्वेशंस को। अगर सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती हैं तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इसके भी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको बता दूंगी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।